में हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हमने देखा था चेनिंग के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ चेन के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार के टेप हमारे पास होते हैं उसके बारे में पढ़ा, इसके इस्तेमाल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। आज हम दूसरे भाग में चेनिंग कैसे करते हैं उस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम दूसरे भाग के साथ शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ चेनिंग क्या होती है, यानी चेनिंग में कौन कौन सी प्रक्रिया का अनुपालन हमें करना पड़ता है, हम इस पे विचार करते हैं। सबसे पहले तो जो सर्वेक्षण आपको जरीब सर्वेक्षण करना है उसके लिए जो आप चेन इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी पहचान करना आवश्यक है। आपको ये आराम से इत्मीनान से पता होना चाहिए कि जिस चेन से आप सर्वेक्षण करेंगे वो जरीब किस श्रेणी की है। मसलन वो इंजीनियर चेन है, रिवेन्यू चेन है, गंटर चेन है या मीट्रिक चेन है। तो आप एक प्रारंभिक परीक्षण में आप क्या जानने की कोशिश करेंगे कि चेन जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो किस श्रेणी की है। उसके बाद चेन सर्वे में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। इनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। मसलन लीडर की जिम्मेदारी होती है कि सर्वेक्षण लाइन पर जो सर्वे लाइन है उस पर आगे चलता है, यह एक सर्वे लाइन के एंड में पेग इंसर्ट करता है, ज़मीन में धंसाता है, चेन को घसीटते हुए आगे की तरफ ले जाता है। फॉलोअर की जिम्मेदारी होती है कि वो चेन को जब एक चेन लेंथ कंप्लीट हो जाए तो चेन को पिछले लीडर द्वारा धंसाए हुए जो पेग है, एरो है, उसके समीप वो चेन का हैंडल लगाए और मदद करे लीडर की रीडिंग्स लेने में। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि जो पेग लीडर लगाएगा उस पेग को एक चेन लेंथ कंप्लीट होने के बाद फॉलोअर ज़मीन से उखाड़ करके अपने पास रख लेगा। अंत में हम फॉलोअर के पास जमा हुई सारी पेग की गिनती करेंगे और वही इस बात का द्योतक होगा कि हमने कितना चेन लेंथ इस सर्वेक्षण के दौरान मेज़र किया है। तो सबसे आवश्यक क्या है कि हम अपने सर्वेक्षण के से पहले लीडर और फॉलोअर का निर्धारण कर लें। उसके बाद हम चेन को अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे। चेन को खोलते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर चेन उलझी हुई है तो हमें उसको इत्मीनान से सुलझाना चाहिए, उसको आराम से खोलना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी चेन की जो कड़ी है, लिंक्स, वो खींच करके लंबी हो सकती है, जिससे चेन में एक त्रुटि या एक खामी उत्पन्न हो सकती है। तो हमें आवश्यकता यह है कि जरीब को बड़े ही इत्मीनान से और सावधानीपूर्वक खोलें, उसका एक प्रारंभिक इंस्पेक्शन करें। अगर उसमें कोई मिट्टी लगी हो, कुछ इस तरीके का जो सामान्यतः दूर करने वाली त्रुटि आपको नज़र आती है तो उसको ठीक कर लें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो रेंजिंग का है। देखिए, जो आपके पास स्टेशंस हैं, स्टेशन मीन्स कि जो 2 बिंदु जिसके बीच की दूरी आपको रैखिक दूरी मेज़र करनी है, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला ये कि आपके दोनों स्टेशंस, कंट्रोल स्टेशन, जैसे यहाँ पर मैंने चित्र में दिखाया है, एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है। अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी के मध्य दूरी एक चेन लेंथ से कम है तो रेंजिंग बड़ी ही सरल हो जाती है। आपको सिर्फ 2 ही रेंजिंग रॉड लगाने की आवश्यकता पड़ती है, एक आपके इनिशियल स्टेशन यानी स्टेशन ए पर और दूसरा लास्ट वाला स्टेशन यानी स्टेशन बी पर। ये कब होगा? जब आपका स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी एक चेन लेंथ से कम होगी। मसलन अगर आपने 20 मीटर या 30 मीटर की मीट्रिक चेन का इस्तेमाल करके सर्वेक्षण करना चाहा है और आपके दोनों स्टेशन के मध्य जो दूरी है वो 20 मीटर या 30 मीटर से कम है, तो आप एक बार में ही चेन की मदद से पूरी दूरी का माप ले सकते हैं और ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ 2 ही रेंजिंग रॉड लगाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हमारे स्टेशंस के बीच में हमारे पास जो उपलब्ध चेन है उससे दूरी ज़्यादा हो, तब हमें एक रिगरस रेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, बड़े ही सावधानीपूर्वक रेंजिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें रैखिक दूरी का सटीक माप मिल सके। मसलन हम स्टेशन ए और स्टेशन बी के मध्य एक सीधी रेखा का निर्माण करना चाहेंगे जिसको हम सर्वे लाइन कह सकें या चेन लाइन कह सकें और उसी पे हम अपनी रैखिक दूरी का माप लें। यह हमें निर्धारण करने के लिए रेंजिंग की मदद लेनी पड़ती है। इसको किस प्रकार करते हैं, इस बड़ी ही सरल प्रक्रिया हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे इस चित्र के माध्यम से। यहाँ पर जो ये व्यक्ति खड़ा है ये लीडर हो सकता है
लीडर का काम ये है कि सबसे पहले एक रेंजिंग रॉड वो इनिशियल स्टेशन यानी स्टेशन ए पर लगा देगा और दूसरा रेंजिंग रॉड स्टेशन बी पर लगा देगा। सबसे पहले हमें कौन से रेंजिंग रॉड लगाने की ज़रूरत है? अपने इनिशियल और लास्ट स्टेशन के बीच में, अगर ये स्टेशन दिख रहे हैं क्लियरली तब। जैसे यहाँ पे रॉड 1 और रॉड 2 सबसे पहले लगा दिया गया। अब लीडर फॉलोअर की मदद से बीच में कई सारे रेंजिंग रॉड लगाएगा। और किस तरह लगाएगा? ये जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि स्टेशन ए पे लगे हुए रेंजिंग रॉड के पीछे लीडर खड़ा है और वो इशारे से निर्देश देगा फॉलोअर को कि वो रेंजिंग रॉड इन दोनों रेंजिंग रॉड के सीध में लगाए। अब अगर कभी गलती हो रही है, अगर लेफ़्ट की तरफ रेंजिंग रॉड लग रही है तो वो हाथ से इशारा करके या वॉकी टॉकी पे निर्देश दे करके वो निर्देशित करेगा कि रेंजिंग रॉड एक सीध में लग जाए। जब एक बारी आप सभी रेंजिंग रॉड एक सीध में लगा लेते हैं तब हम सर्वेक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो 2 रेंजिंग रॉड लगे, जैसे यहाँ पर रेंजिंग रॉड 1 और रॉड 3 के बीच की जो दूरी वो आपके एक चेन लेंथ से कम हो। मसलन अगर आपने 20 मीटर की चेन का इस्तेमाल करना चाहा है तो इन दोनों रॉड के बीच की दूरी कम से कम 20 मीटर से कम ही हो, ज़्यादा न हो। तो इस तरीके से जब एक बारी आप रेंजिंग कर लेते हैं तब हम आगे अपना रीडिंग शुरू करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। ये जो पहला चित्र है इसमें मैंने दिखाने का प्रयास आपको किया है कि अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी के मध्य जो दूरी है वो एक चेन लेंथ से कम है तो आप मेज़रमेंट एक बार में ही आसानी से ले पाते हैं। कैसे लेंगे? जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मीट्रिक चेन के बारे में कि मीट्रिक चेन में अलग अलग टैलीज लगे होते हैं, ब्रास रिंग लगी होती है, एक लिंक की लंबाई निर्धारित है। तो उन सभी के मदद से हम चेन की अपनी दूरी स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की नाप लेते हैं। मान लिया हमने कि 20 मीटर की हमारी चेन लेंथ है और यहाँ पर कहीं 15 मीटर आ गया, यहाँ पर कहीं 18 मीटर आ गया। उसके बाद जो थोड़ी दूरी बच गई उसका सटीक आकलन हम कैसे कर लेंगे? कड़ियों को गिन के कर लेंगे। एक कड़ी की लेंथ आपको पता है कि अगर मीट्रिक चेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर होती है। आप कड़ियों की संख्या गिन लेंगे, फिर आपके टैलीज पे मार्कर जो लगे हुए हैं, टैलीज जो लगी हुई हैं उसको पहचान करके वो डिस्टेंस प्लस आपके कड़ियों की दूरी को जोड़ लेंगे तो आपको स्टेशन ए और स्टेशन बी के मध्य दूरी का सटीक आकलन आपके पास हो जाएगा। यहीं दूसरे चित्र में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा यदि स्टेशन ए और स्टेशन बी के मध्य की दूरी आपके एक चेन लेंथ से ज़्यादा होगी। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि ऐसी स्थिति में हमें रेंजिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक बारी जब हम रेंजिंग कर लेंगे तो फिर हमें चेन लाइन के आधार पर हमें अपने आगे का सर्वेक्षण करने की आज़ादी प्राप्त हो जाएगी। हम क्या करेंगे? स्टेशन ए और स्टेशन बी के मध्य जो दूरी है उसको नापते चले जाएंगे। अंत में हमारे पास हम अपने फॉलोअर को देखेंगे कि उसके पास कितनी एरोज़ इकट्ठा हुई हैं। जितनी एरोज़ इकट्ठा होंगी उतनी चेन लेंथ हमने मेज़र किया हुआ है। मसलन हम स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में आते आते मान लेते हैं कि 4 हमने पूरी चेन लेंथ मेज़र की, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी? अगर हमने 20 मीटर की मीट्रिक चेन इस्तेमाल किया है तो दूरी हो गई 4 × 20 मीटर्स, यानी कि ये आपका 80 मीटर। तो आपने सीधे सीधे चेन लेंथ मेज़र कर लिया। उसके बाद कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, इतनी डिस्टेंस बच गई, तो इस डिस्टेंस को कैसे मेज़र करेंगे? वही प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे। हम कड़ियों को, लिंक्स को गिन लेंगे। एक लिंक की लंबाई मीट्रिक चेन में 20 सेंटीमीटर होती है, उससे गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। इसके लिए एक सरल फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, जबकि फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ़ चेन लेंथ होगी उसमें हम चेन की लंबाई का गुणा कर देंगे प्लस का जो बची हुई दूरी है, जो बचा हुआ लंबाई था उसमें हम कड़ियों के हिसाब से डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ये तो हो गई कि हम रैखिक दूरी कैसे मेज़र कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि चेन का इस्तेमाल करके हम किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सरल चित्र बनाया है। मान लेते हैं कि आपके पास एक प्लॉट है, एक जगह है, एक ज़मीन है जो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें मैंने कंट्रोल स्टेशंस बना रखे हैं A, B, C, D एंड F। ये चित्र ऐसा दिखता है। सर्वेक्षण करने जब आप जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको यह देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसे कौन से 2 स्टेशंस हैं जिनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है। जिन 2 स्टेशंस के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी हम उन दोनों स्टेशंस के बीच में हम अपनी चेन लाइन
मानेंगे। उसके बाद हम ऑफसेट लेकर के सर्वेक्षण आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे स्टेशन ए और स्टेशन डी को हमने मान लिया कि ये हमारे कंट्रोल स्टेशन है, मेन स्टेशन है। हमने ए डी को मान लिया कि ये हमारी मेन चेन लाइन है, मेन सर्वे लाइन है। हम इस पे आगे बढ़ेंगे और जो हमारे बाकी पॉइंट्स है, मसलन बी, सी, ई एंड एफ, इस पे हम अपने रेंजिंग रॉड को प्लेस कर देंगे। इस सर्वेक्षण लाइन पर जब हम आगे बढ़ेंगे, मान लिए हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये हमने दिशा निर्धारित कर ली, सर्वेक्षण का डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया। इस तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है क्रॉस स्टाफ, उसको लेकर के आगे जाएंगे और उसमें लगातार देखते रहेंगे कि कब हमें स्टेशन एफ दिखे उस क्रॉस स्टाफ में। क्रॉस स्टाफ के बारे में हम पिछले लेक्चर में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। इसका काम ये होता है कि आपको सटीकता से बता पाता है कि 90 डिग्री आपके सर्वे लाइन के 90 अंश के कोण पर कौन सा स्टेशन विजिबल है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे जी पर पहुँचेंगे तो आपको स्टेशन एफ दिख जाएगा। कहाँ पे? आपके क्रॉस स्टाफ में। जब आप इसको देख पाएंगे तो आप चेनेज ए जी को मेज़र कर लेंगे, चेनेज ए जी को आप मेज़र कर लेंगे और साथ ही साथ जी एफ को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस प्रक्रिया को आप हर स्टेशन के लिए दोहराएंगे, मसलन स्टेशन बी, स्टेशन सी और स्टेशन ई के लिए, सभी के लिए दोहराएंगे। और जब ये सभी के लिए आप कर लेंगे तो अंत में आपको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको ये नज़र आएगा कि जो पूरा क्षेत्र है ये आपका ट्रायंगल्स और ट्रेपीजियम में विभाजित हो चुका है। और ट्रायंगल कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिनका एरिया कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। आप बड़े आसानी से जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ऊंचाई गुणे आधार का हाफ कर देते हैं तो वो आपका किसी राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया हो जाता है। और जब एक बार हम सभी का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो सेगमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इन सभी को ऐड कर देंगे तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो पूरा ए बी सी डी ई एफ जो एरिया है उसका हमें ज्ञात हो जाएगा, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक सरल सा फार्मूला लिखा है, आप इस तरीके से समझ पाए कि चेन का इस्तेमाल करके हम कैसे एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो भी चेन सर्वे का आंकड़ा है हम एक फील्ड बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फील्ड बुक क्या होती है, यहाँ पे उसका एक चित्र मैंने शेयर किया है आपके साथ कि आप इसको देख करके समझ पाएँ। फील्ड बुक में हम जो एंट्रीज़ है वो बॉटम से शुरू करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हमने स्टेशन ए से शुरू किया है। अच्छा, फील्ड बुक दो प्रकार की होती है, सिंगल लाइन और डबल लाइन, दोनों ही चित्र यहाँ पे है। बारी बारी से मैं दोनों के बारे में एक ब्रीफ आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। स्टेशन ए से आगे बढ़ते हैं और उस पर जो भी फीचर्स नज़र आते हैं, फीचर्स क्या हो सकते हैं हमारे ज़मीन पे, जैसे आप कहीं सर्वेक्षण करने गए तो ऐसा नहीं है कि वो जगह पूरी तरीके से खाली होगी, वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, नदी नाले हो सकते हैं, रोड रास्ता भी हो सकता है, पुल पुलिया भी हो सकता है, किसी का घर मकान भी बना हो सकता है। तो इन सभी का अंकन करना आवश्यक है। अच्छा, इससे एक बेनिफिट आपको भी प्राप्त होता है कि इससे आपके सर्वेक्षण को एक्यूरेसी मिलती जाती है। कैसे होती है आप देखिए, जैसे हम आगे बढ़े अगर, तो यहाँ पर कोई एक बार्न है, बार्न का एरिया हम बार्न की एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके कॉर्नर से हम ऑफसेट देख पाएंगे। अभी जैसे पिछली बार, अभी जो पिछले स्लाइड में हम एरिया कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें जो कंट्रोल स्टेशन को हम अपने क्रॉस स्टाफ से देख करके उसका चेनेज और हम ऑफसेट नोट कर रहे थे, वही ठीक यहाँ पे भी हमें करना है। जैसे बार्न के कॉर्नर, ये कॉर्नर हमने लिया, इस कॉर्नर पर कितना चेनेज आ रहा है। अगर इस कॉर्नर के सीध में देखेंगे तो चेनेज कितना आया है, अगर हमने मेट्रिक चेन से मेज़र किया है तो ये 20 मीटर आया है। तो हमने अपनी जो चेन लाइन है उसके नज़दीक क्या दर्शा दिया, चेनेज दर्शा दिया। और ये हमारी सर्वे लाइन से ये कॉर्नर कितना दूर है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4.1 मीटर्स। ये कैसे हम नापेंगे, ये हम ऑफसेट दूरी किसी टेप से या अगेन चेन से मेज़र कर लेंगे। तो आपको फील्ड बुक में क्या ध्यान में रखना है, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो हमारा चेनेज यानी कि स्टेशन ए से यह पॉइंट कितना दूर है, वो हमारे मेन सर्वे लाइन के नज़दीक लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये हमारा चेनेज लिखा जाएगा। ऑफसेट कहाँ लिखा जाएगा, ऑफसेट हमारा जो फीचर्स हमारे ज़मीन पर उपलब्ध है उसका जो चित्र हम बना रहे हैं, जो सिंबल हम बना रहे हैं अपने फील्ड बुक पे, उसके समीप लिखा जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है। एक चीज़ और है, अगर हमने कोई ऑब्लिक ऑफसेट लिया है, मतलब कोई तिरछी दूरी हमने मेज़र की है, मसलन ये देखिए आप, ये कोई वेल था, कुआं था, यहाँ से हमने एक तिरछी दूरी ली है, तो जब हम ऐसी दूरी का अंकन अपने फील्ड बुक में करेंगे तो उसको इस तरीके से, जिस प्रकार हम डायमेंशनिंग करते हैं किसी भी नक्शे का, उस प्रक्रिया के तहत हम इसका अंकन करेंगे।
तो ये आप फील्ड बुक में डेटा कैसे एंटर करते हैं, फील्ड बुक कैसे दिखती है, आपको नज़र आ गया। ये डबल लाइन फील्ड बुक है, इसमें भी एंट्री ठीक उसी प्रकार से करते हैं। और ये फील्ड बुक को हम साइट पे प्रिपेयर करते हैं, फिर इसको जब अपने ऑफिस ले आते हैं तो इसके आधार पर हम दूरी, एरिया का गणना आसानी से कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फील्ड बुक में हम कौन कौन से सिंबल्स, कौन कौन से चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चिन्ह मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, बाकी बहुत सारे चिन्ह हैं, आपकी किताबों में या बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए, जैसे बिल्डिंग अगर पक्का है तो उसके लिए चिन्ह का कैसा इस्तेमाल करेंगे हम, ये पूरा तरीके से शेडेड होगा। अगर बिल्डिंग कच्ची है, कोई कच्चा घर है, तो इस तरीके का सिंबल होगा। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर कुछ इस तरीके से जो देवालय हैं उनका चित्र कैसे बना है, अगर वॉल गेटेड है तो उसका चित्र कैसा है, ये सारे डायग्राम्स हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। इन्हीं का माध्यम से हम अपने फील्ड बुक पर फीचर्स को दर्शाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी चेन में कोई खामी है तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं, करेक्शंस कैसे हम अप्लाई करते हैं, एरर है तो उसको हम करेक्ट दूरी कैसे नापते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर कोई चेन जो सर्वेक्षण के लिए हमें प्रदान की गई है उसकी लंबाई में ही त्रुटि है, मसलन आपको 20 मीटर की चेन प्रदान की गई सर्वेक्षण करने के लिए और आपको बाद में पता चला कि वो जो 20 मीटर की चेन थे वास्तव में वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबी थी या 5 सेंटीमीटर छोटी थी, तो वो किस श्रेणी में आ गया कि आपको जो प्रोवाइडेड चेन है, जो जरीब है, उसी की लंबाई में कुछ त्रुटि थी। तो उसकी मदद से अगर आप कोई दूरी मापेंगे तो वो दूरी गलत आएगी। तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, एक सरल सा फार्मूला है, उसके माध्यम से हम उसको ठीक कर पाते हैं। ये ट्रू लेंथ क्या होगा, अगर मान लिया कि आपने कोई x मीटर दूरी मेज़र की, किससे, अपनी गलत चेन से जो जिसमें खामी है, उसकी मदद से कोई x मीटर दूरी मेज़र की, तो जो करेक्टेड दूरी होगी यानी कि ट्रू लेंथ होगा उसको कैसे मापेंगे, ये एल डैश क्या होता है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन का मतलब जैसे कोई 20 मीटर की चेन है, अगर उसमें 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई ज़्यादा है तो आपका करेक्ट चेन लेंथ क्या हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट चेन लेंथ क्या हो जाएगा, 20.1 या 20.2। और एल क्या है, एल वह लेंथ है चेन की जो डेजिग्नेटेड है, जो आपको बताई गई है कि यह चेन इतने मीटर की होगी। मसलन अगर आपसे कहा गया कि यह चेन 20 मीटर की है तो आप उसको एल के रूप में कंसीडर करेंगे। और मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, उस गलत चेन के मदद से आपने जो लेंथ मेज़र किया है वो यहाँ पर रख देंगे और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम आसानी से करेक्ट लेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे एक फार्मूले से हमने बताने की, एक एग्जांपल से बताने की कोशिश की है। इस एग्जांपल में 120 मीटर अगर किसी गलत चेन से हमने दूरी मापी जो 10 सेंटीमीटर लंबी थी। अब आप देखिए टोटल मेजर्ड लेंथ क्या था, 120 मीटर था, हमारा ट्रू लेंथ 20 मीटर है और जो एक्चुअल लेंथ यानी कि इनकरेक्ट लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 20.10। जो 10 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो इनकरेक्ट लेंथ है वो 20.10 मीटर्स आ गया। जब इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें करेक्ट लेंथ प्राप्त हो जाएगी यानी कि 20.60 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ करेक्शंस जो हम टेप में देते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टेप में सबसे पहला जो करेक्शन की बात हम करेंगे वो स्लोप करेक्शन है। देखिए जब आप सर्वेक्षण ज़मीन पे करने जाएंगे, वास्तव में करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक समतल यानी कि सपाट सतह मिले यह आवश्यक नहीं है। यह कई बारी आपको मिल सकता है कि सतह कैसी है, आपकी स्लोपी है, ढलान वाली जगह है, तो वहाँ पर हम आपको ये करेक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे आपको यह कहा गया कि आप स्टेशन ए और स्टेशन सी के बीच की रैखिक दूरी का आकलन करिए। मतलब आपसे क्या कहा गया, यह दूरी मापने के लिए कहा गया, लेकिन चेन की मदद से जब आप मापेंगे तो आप इसको ज़मीन पर ही तो चेन रख करके मेज़र करेंगे। तो एक्चुअल में आपको यह दूरी मापनी थी, आपने डिस्टेंस ये वाली माप ली, यानी कि आपने ये एल डिस्टेंस माप ली। तो यहाँ पर एक करेक्शन लगा करके हम अपना आंकड़ा सही कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। करेक्शन क्या होता है, सी स्लोप होता है h²/2l। h क्या है, h है स्टेशन ए और स्टेशन सी के बीच में जो कह लीजिए वर्टिकल डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो क्या है, h है। जैसे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यह जो दूरी है यही h कहलाएगी। यहाँ पर आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि h है और ये l है अपॉन 2l। जब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो आपको करेक्शन प्राप्त हो जाएगा। यह करेक्शन अप्लाई करने के बाद एक आप सटीक दूरी
स्टेशन ए और स्टेशन सी के बीच में अंकित कर पाने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमने कोई टेप से मेज़रमेंट लेना चाहा और उसमें जो मानक के अनुरूप आपसे कहा गया है कि बल लगा करके टेप को स्ट्रेच करिए, अगर आप उससे ज़्यादा बल लगा देते हैं तो वहाँ पर यह करेक्शन अप्लाई करने की बहुत ज़रूरत होती है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम वो करेक्शन कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं P माइनस पी नॉट अपॉन ए इंटू एल। P क्या है? P है आपका पुल अप्लाइड ड्यूरिंग सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण के दौरान जो पुल आपने लगाया। पुल का मतलब है दो बंदे पकड़ के सर्वेक्षण करेंगे, अगर वो खींच रहे हैं तो जो वास्तविकता में सर्वेक्षण के दौरान बल लगाया गया है वो गिना जाएगा P। अब P नॉट क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड पुल है। अमूमन ये कई बार माना जाता है कि 80 न्यूटन का बल जो है वो स्टैंडर्ड बल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपने स्टैंडर्ड पुल से जो ज़्यादा पुल लगाया उसका डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे। L क्या है आपका? जो मेजर डिस्टेंस है। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप, जो आप टेप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अनुप्रस्थ काट का जो एरिया है वो आप यहाँ पर रखेंगे। और E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जिस मटेरियल का टेप बना है उस मटेरियल के लिए अलग अलग ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। मसलन स्टील के लिए 2.1 इंटू 10⁵ ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर है। वहीं इनवार के लिए आप देख पा रहे हैं 1.54 इंटू 10⁵ ये वैल्यू आती है। इनवार बेहतर होता है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये डिफरेंस। ये जितना ही एक के नज़दीक होगा उतना ही बेहतर वैल्यू आपको सर्वेक्षण में मिलती जाएगी। आगे बढ़ते हैं और करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर देखते हैं। ये आवश्यक है, हमने पिछले बार भी देखा था, पिछले लेक्चर में भी समझने का प्रयास किया था कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको दिया हुआ होता है। अगर उस टेम्परेचर के इतर आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो यह स्वाभाविक है कि आपके टेप में या चेन में कुछ एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सके, यानी कि आपका चेन या टेप लंबा हो जाए या सिकुड़ करके छोटा हो सकता है, ये इसकी संभावना बहुत प्रबल है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हम ये करेक्शन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर है सी टेम्प्स हमने लिखा हुआ है, ये बराबर होता है अल्फ़ा इंटू टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल। अल्फ़ा क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ये अगेन उस मटेरियल पे डिपेंड करता है जिस मटेरियल का आपका टेप या चेन बना हुआ है। अगर ये स्टील का बना हुआ है तो उसका अलग लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। अगर एल्यूमिनियम का है, इनवार का है, इस तरीके से अलग अलग इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर टी एम क्या है? टी एम वो टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर। जैसे 4 घंटे 5 घंटे आपने सर्वेक्षण किया, 4 घंटे सर्वेक्षण किया तो आपके दिन के तापमान में भी उतार चढ़ाव होगा। कभी मान लीजिए 41 डिग्री था, फिर 40 हो गया, फिर 42 डिग्री हो गया, तो इसका हम मीन निकाल लेंगे। यानी कि टी एम क्या है? आप जितने समय के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, चेन सर्वे, उस दौरान जो एक मीन टेम्परेचर होगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। टी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर वह जिसके लिए चेन की लंबाई नियत की गई है। जैसे आपको कह दिया गया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह चेन आपकी 20 मीटर या 30 मीटर लंबी होगी, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? उस चेन की लंबाई के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया। अब अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा तो उसकी लंबाई में वेरिएशंस होना स्वाभाविक है। तो ये सारी वैल्यूज। एल क्या है? एल टोटल लेंथ है जो आपने उस चेन या उस टेप का इस्तेमाल करके मेज़र किया है। तो ये सभी वैल्यूज़ को रखेंगे और आसानी से हम करेक्शंस को प्राप्त कर पाएंगे।